एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारी सीरीज कंसेप्ट वाया क्वेश्चन, जिसमें हमारा मोटो है क्वेश्चंस के थ्रू डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना। एक बार हम फिर से आपके साथ हैं एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ जिसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट्स को एक ही जगह पर कनेक्ट करके सीखा जा सकता है। देखिए, इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक क्वेश्चन करने होते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको तभी तक डिफिकल्ट लग रहे हैं जब तक आप उन्हें इंटर रिलेट करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें इंटर रिलेट करके सॉल्व करना जानते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हमारी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो आप 12th लेवल पर पढ़ते हैं, 11th लेवल पर पढ़ते हैं, और जी हाँ, ये IIT जैम में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी एल्काइल हैलाइड को आप रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपके पास बनता है एल्केन। ये हमारे पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था। सेम चीज होती है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, जहां पर हैलोजन रिप्लेस हो जाता है बाय हाइड्रोजन। लेकिन टर्शरी एल्काइल हैलाइड में जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं तो आपके पास एल्केन ना बनके एल्कीन बनते हैं, यानी कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके एक्चुअल में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। अगर आपको इसी चीज में कंफ्यूजन है तो मैं इसे बेसिक से एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन पहले मैं एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। यहां पर जो आंसर दिया जाता है इसे एक्सप्लेन करने के लिए वो दिया जाता है कि हमारे पास यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है ड्यू टू 3CH3 ग्रुप्स, और इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट कार्बन पर अटैक ना करके क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो ये तो चीज मैं सच भी मान लेता हूं, लेकिन तभी हमारे पास एक रिएक्शन और है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देता है, ठीक उसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड भी H नेगेटिव देता है। जो सॉल्वेंट आप यहां पर यूज कर रहे हैं वही सॉल्वेंट आप यहां पर भी यूज करते हैं, उसके बावजूद यहां पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है और यहां पर एलिमिनेशन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आज तक जो भी आप बताते आ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही बताते हैं कि यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस है और H नेगेटिव यहां पर अटैक नहीं कर पाया, या फिर ये बोल देते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिसिटी है। लेकिन हमारी इस सीरीज का मोटो ही ये है कि हमें जेन्युइनली कंसेप्ट्स को समझना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं। अगर आप इस सीरीज के क्वेश्चंस को ढंग से समझ रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस जरूर सॉल्व होंगे। अब यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लाइक एसिड बेस कंसेप्ट, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब बेस होगा। तो इन चीजों को मैं यहां पर इंटर रिलेट करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, ये दोनों ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहली बात तो ये कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का एक बेसिक सा मतलब हमारे पास है कि जो हमें H नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये H नेगेटिव कहीं पर जाकर अटैच हो जाएगा, जहां पर भी अटैच हो रहा है वहां पर हमारी रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। यानी कि हमारे पास कहने का मतलब यह है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कहीं पर भी किसी का भी रिडक्शन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग H टू दैट मॉलिक्यूल और दैट स्पीसीज। अब देखिए H नेगेटिव आ क्यों रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप यही सुनते हैं कि H पॉजिटिव निकलता है, लेकिन अगर आपने ढंग से P ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा है या 11th में हाइड्रोजन चैप्टर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी जहां पर आप हाइड्राइड्स के बारे में सुनते हैं। हाइड्राइड का बेसिक सा मतलब होता है जब हाइड्रोजन से कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट जुड़ा हो, और वो बेसिकली हमारे पास है मेटल्स। तो यहां पर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसे सेटिस्फाई कर रहा है लिथियम मॉलिक्यूल, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरोन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसे सेटिस्फाई कर रहा है सोडियम आयन।
तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्थ हाइड्रोजन किस तरीके से अटैच हुआ है। देखिए एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन जनरेट करता हूं। यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों? कहने का मतलब ये है कि यहां से H नेगेटिव आसानी से रिलीज होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास H नेगेटिव जनरेट कैसे हो रहा है और कहां से आसानी से जनरेट हो रहा है। एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बात देखूं तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड बोरोन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से वीक है, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सी जगह पर क्या लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बोरोन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू मेटल नॉन मेटल बॉन्ड। ये कोई रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये हाइड्रोजन यहां से आसानी से निकल रहा है, ये कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन और है हमारे पास, और वो क्या है, हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04 है और एल्यूमिनियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.61। ठीक उसी तरीके से बोरोन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.02 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.04। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े होते हैं तो उनके बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट हमें फिर भी लगता है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में H नेगेटिव रिलीज कैसे हो पा रहा है। चलिए थोड़ा सा बॉन्डिंग पे ओवरव्यू करते हैं। अगर आपने एल्यूमिनियम को देखा होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। होता क्या है, 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने के टाइम पे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाता है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहा हूं ये एक्साइटेड स्टेट में है, ऊपर जो मैंने लिखी हुई है वो ग्राउंड स्टेट में है। यानी कि कोई भी एटम आएगा और वो एक बॉन्ड यहां पर बनाएगा, दूसरा बॉन्ड यहां पर बन जाएगा और थर्ड बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास प्रेजेंट है वेकेंट p ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल कौन सा है, 3p। अब बात करते हैं बोरोन की। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो है 1s2 2s2 2p1, यानी कि यहां पर भी s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सेम चीज होगी एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बॉन्ड बनाने के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो जाएगा, तो एक एटम यहां पर जुड़ेगा, दूसरा एटम यहां पर जुड़ेगा और तीसरा एटम यहां पर जुड़ेगा, जैसा कि वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो जेन्युइनली एक्सप्लेन करने वाला है कि किस तरीके से हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हुई। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी वही आपस में क्या कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे, और हमारे पास बनेगा कम एनर्जी का मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब यहां पर हम अगर इसी चीज को नोट करें तो एक तो 1s ओवरलैप करता है 3p से, किसके केस में, एल्यूमिनियम के केस में, और एक आपका 1s ओवरलैप कर सकता है 2p ऑर्बिटल के साथ, जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है किसके केस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में, जहां पर बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है। डेफिनेटली 1s जो है 2p से कम गैप पर है और 3p से ज्यादा गैप पर है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो यहां पर काफी हाई स्ट्रेंथ का होगा एज कंपेयर टू दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि जो पेरेंट एलिमेंट होते हैं जब उनसे कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो कभी भी अपने पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा। एक नॉर्मल एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड है। हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, लेकिन वाटर
फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो यहां से ये चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबिलिटी के हिसाब से वीक है और बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबिलिटी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये आसानी से H नेगेटिव रिलीज कर सकता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तो हो गई इनकी रिएक्टिविटी के बारे में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इनके थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर की बात और कर ली जाए। हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप इसे ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो हमारे पास क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये कैसे हुआ, यहां से वाटर हमें दे रहा है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रहा है हमें H नेगेटिव आयन। तो ये H नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ अटैच होकर बना रहा है हाइड्रोजन गैस, और लिथियम और एल्यूमिनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अटैच होकर बनाएंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सेम चीज हम करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी। जी हाँ, रिएक्शन बिल्कुल सेम प्रोसीड करेगी। वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्शन काफी स्लो है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, यानी कि यहां पर H नेगेटिव बड़ी आसानी से रिलीज हो रहा था एज कंपेयर टू दिस वन। अब हमने वाटर में से H पॉजिटिव गेन कर लिया। जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो अर्हीनियस एसिड कहलाते हैं, बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है। तो जो H पॉजिटिव गेन कर लेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस। तो मैं कह सकता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दो चीजें देखने को मिली, पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, और दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूक्लियोफाइल तो है ही, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी किसकी ज्यादा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। प्लीज ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वो दो तीन कंसेप्ट हैं जो एक ही क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने हैं। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि रिएक्शंस हो कैसे रही थी। अच्छा, यहां से एक चीज और एक्सप्लेन हो जाती है कि कभी भी आप इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर के साथ खुद रिएक्शन कर जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन हो कैसे रही थी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको H नेगेटिव देगा, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऑर्गेनिक, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी ये चीज आपको सिखाने की कोशिश की है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाने से पहले आपको एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढना होता है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली एक बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पर कौन आके अटैच हो गया, हाइड्रोजन। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्राइड आयन ने क्लोराइड आयन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पर देखिए फिर से ये H नेगेटिव जनरेट करेगा और ये H नेगेटिव अटैक करेगा यहां पर और क्लोरीन निकल जाएगा बाहर। यहां पर अटैक क्यों किया, क्योंकि यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर से मेरे पास बन जाता है एल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट। लेकिन थर्ड केस में जैसा कि हमने सोचा क्या कि H नेगेटिव रिलीज होगा, यहां पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा और एल्केन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। हुआ क्या, हमारे पास यहां पर अटैक करने की बजाय हाइड्राइड आयन यहां पर जो H है इस H के ऊपर अटैक करेगा। अब इस H के ऊपर अटैक कर रहा है तो यहां से एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। अगर इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो फिर इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहां से H निकल जाएगा और यहां से Cl निकल जाएगा एंड मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज alkene. Now question arise here is that why H is released?
H रिलीज होने के बहुत सारे टीचर अलग अलग रीजंस देते हैं। जैसे पहला रीजन कि यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है और उस स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्राइड आयन सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच नहीं कर पाता। चलिए ये बात मैं सही मान लेता हूं, लेकिन यही रिएक्शन जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में करवा रहे हैं तो ये भी आपको H नेगेटिव ही दे रहा है। सेम सॉल्वेंट है और सेम हाइड्राइड आयन है, लेकिन ये इस सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच कर गया और क्लोरीन को क्या कर दिया, रिमूव। तो ये तो रीजन हो गया यहां से गलत, जो आप हर बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। मोस्टली जो जर्नल सी बुक्स हैं आपको यही देखने को मिल रहा है, या जो ज़्यादातर टीचर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट जो ज़्यादातर टीचर हैं वो भी इस चीज़ को ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई ठीक है अपना काम बन गया यहाँ से बोल के कि स्टीरिक हिंड्रेंस है और सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन हो गया। लेकिन अगर ये रीजन होता तो फिर ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए थी। सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जेन्युइन अप्रोच के हिसाब से बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो भाई फिर यहां पर सॉल्वेंट स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो बला बला बहुत सारी जो हैं रीजन्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जेन्युइन केमिस्ट्री की कि जेन्युइनली इसका रीजन हमारे पास क्या होने वाला है। देखिए इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूं जो आप बार बार पढ़ रहे हैं। खासकर अच्छी बात यह है कि आप उसे एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि टीचर उसे एक्सप्लेन कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 यानी कि CH3, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सॉल्वेंट है एक्वस यानी कि पानी के अंदर मैंने इसे डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा उसकी काफी हाई वैल्यू होती है, तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो ये बिहेव करेगा यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह और कार्बन सेंटर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है वो वहां पर अटैक करने देगा। जैसे ही यहां पर अटैक होगा यहां से Cl बाहर निकल जाएगा एंड द मेजर प्रोडक्ट इज CH3 CH2OH। अल्कोहल हमारे पास बना एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब सेम रिएक्शन अगर हम बात करें, इसी की अगर मैं रिएक्शन करवाऊं NaOH के साथ, लेकिन इस बार मैंने इसे डिसॉल्व किया हुआ है अल्कोहल के अंदर। अब अल्कोहल के अंदर सोडियम फिर से टूटेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, लेकिन जो OH आयन की कंसेंट्रेशन है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आयंस ब्रेक होंगे। यहां पर वाटर है और वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मोस्टली बहुत ज्यादा है, यानी कि सभी सॉल्वेंट्स जो हम यूज कर रहे हैं उनमें काफी ज्यादा है। अल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है इसलिए आयंस की कंसेंट्रेशन कम है। तो यहां पर OH आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बेस है तो फिर एसिड को निकालेगा यानी कि H पॉजिटिव को निकालेगा। H पॉजिटिव हमारे पास कहां पर है? देखिए इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसे हम अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। अल्फा कार्बन की हेल्प के लिए जो साइड वाली कार्बन है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, यानी कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक पड़ जाता है और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बीटा हाइड्रोजन है उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ये जो OH आयन है ये यहां से H को निकालेगा। H को निकालने का मतलब समझ गए? बॉन्ड टूटेगा। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगर इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा। तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट देखिए क्या बना, यहां से H निकल गया, यहां से Cl एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी कि अगर आपके पास कोई बेस है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास बनेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जब हम यहां पर बात कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि इसमें से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर भी
शो करता है। बेसिक नेचर अगर शो कर रहा है तो मतलब वो किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारी रिएक्शंस में डिफरेंस कैसे आया। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों हुए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया क्योंकि यहां पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिए, इन CH3 ग्रुप की जो स्टीरिक हिंड्रेंस है उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। किसका? आपके रिएजेंट का, जिसकी वजह से ये H नेगेटिव जो कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी, और ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बीटा हाइड्रोजन, ये भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होते हैं, उसको रिमूव करेगा। अगर ये बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड क्यों टूटा? क्योंकि ये पोलर नेचर को शो कर रहा है, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज CH3C, CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड C, यानी कि हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट था वो था एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक न्यूक्लियोफाइल वीक था, साथ के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा था, साथ के साथ इसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या है, बहुत कम है। बेसिक कैरेक्टर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में काफी कम है, इसीलिए ये यहां से जो कि बीटा हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इससे। अगर यहां पर हाइड्रोजन होता वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता, क्योंकि क्लोरीन ने जिस कार्बन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन खींचे हैं उसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अपने चार्ज को कम करने के लिए कार्बन आसानी से उस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। लेकिन जो बीटा हाइड्रोजन है वो एसिडिक तो हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कहता है कि भाई ठीक है, मैं तो अपना बेसिक कैरेक्टर छोड़ देता हूं और अपने न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पर ही काम करता हूं, क्योंकि मेरे बेसिक कैरेक्टर से तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा बावजूद किसके, स्टीरिक हिंड्रेंस के। तो जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टीरिक हिंड्रेंस ही सब कुछ है, वो तो कंसेप्ट ही गलत हो गया। स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं, बल्कि जो आयन है, जो रिएजेंट है दैट इज H नेगेटिव, देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इट्स बेसिसिटी। तो ये क्या करेगा, यहां से क्लोरीन कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहां से क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3, CH3, CH3 एंड हियर इट इज Cl। और रिएक्शन आपकी किससे प्रोसीड करेगी? रिएक्शन अभी भी आपकी प्रोसीड कर रही है SN2 मैकेनिज्म से। क्यों SN2 मैकेनिज्म से क्यों प्रोसीड कर रही है? क्योंकि वाटर यहां पर एज ए सॉल्वेंट नहीं है। आप क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अब थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में और बात करते हैं। यहां पर जो सॉल्वेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वाटर नहीं हो सकता क्योंकि आपका रिएजेंट ही रिएक्शन कर जाएगा। एक हम यूज करते हैं THF, ये हमारा जो कंसेप्ट है ये IIT JAM लेवल का है। THF दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। और दूसरा आप जो यूज कर सकते हैं वो है डाई इथाइल ईथर, यानी कि C2H5O C2H5। ये दो हमारे पास हैं। THF के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है 3 मोल पर लीटर, किसकी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। और डाइथाइल की ईथर की होती है 6 मोल पर लीटर। तो डाइथाइल ईथर हम फिर भी यूज नहीं करते हैं, 6 मोल पर लीटर यानी कि ऑलमोस्ट डबल सॉल्युबिलिटी है, लेकिन फिर भी हम THF यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है, डाइथाइल ईथर के अंदर ऑलवेज कुछ न कुछ इंप्योरिटीज रह ही जाती हैं। देयर आर सम ट्रेसेस of impurities which decrease the chemoselectivity and chemical reactivity of our reagent, that is lithium aluminum hydride और sodium borohydride। तो आप हमेशा किस पे फोकस करिएगा, THF पे। ये सॉल्वेंट है एज कंपेयर टू डाई इथाइल ईथर। वाटर हम यहां पर यूज
कर ही नहीं सकते। तो पहला जो कंसेप्ट आया वो आया कि आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कंपेयर करना आना चाहिए। दूसरा जो कंसेप्ट आया वो ये कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो स्टीरिक हिंड्रेंस के अलावा किसी दूसरी अप्रोच पर भी जा सकता है। तीसरा जो हमारा सॉल्वेंट है उसके भी मायने हैं, रिएक्शन के अंदर वो बहुत सारे मेजर रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और ऐसे ही मिक्सिंग कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी सीरीज कंसेप्ट वाया क्वेश्चंस में।